केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी है। 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। 1 अप्रैल 2025 से ये पेंशन स्कीम लागू होगी। केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम की जगह अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार 24 अगस्त को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। यूपीएस से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस में से कोई एक पेंशन स्कीम को चुनने का ऑप्शन भी रहेगा। राज्य सरकार चाहे तो वो भी इसे अपना सकती है। अगर राज्य के कर्मचारी शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। न्यू पेंशन स्कीम से कैसे अलग है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? ये सवाल सभी के मन में गूंज रहा है और विपक्ष कहीं ना कहीं यूपीएस को लेकर तमाम सवाल भी खड़े कर रहे हैं। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% हिस्सा कंट्रीब्यूट करना होता है और सरकार 14% देती है। अब सरकार अपनी तरफ से कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% कंट्रीब्यूट करेगी। कर्मचारी के 10% हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा। इस मामले को लेकर और यूपीएस को लेकर तमाम विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। उसके साथ साथ अश्विनी वैष्णव ने इस पेंशन को लागू करते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। विपक्ष किस तरह से इस पेंशन स्कीम को लेकर हमलावर है वो भी सुनिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेस, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अश्योर्ड पेंशन का जो अमाउंट है दैट विल बी द एवरेज ऑफ बेसिक पे ऑफ 12 मंथ्स बिफोर सुपर एनुएशन, उसका 50% होगा। और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स, यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रो रेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा। जो कभी किसी कर्मचारी की डेथ हो जाए तो फैमिली पेंशन एक बहुत बड़ा, स्पाउस के लिए ये बहुत बड़ी एम्प्लॉयज की एक रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी। तो सेकंड पिलर इस यूपीएस का है अश्योर्ड फैमिली पेंशन। किसी भी कर्मचारी के डिमाइज से पहले, इमीडिएटली पहले जो पेंशन थी, अमाउंट था, उसका 60% मिलेगा एम्प्लॉय के, डिसीज्ड एम्प्लॉय के स्पाउस को। ये सेकंड पिलर है। थर्ड पिलर है अश्योर्ड मिनिमम पेंशन। कई बार देखा कि सर्विस कम होती है और कंट्रीब्यूशन जितना हुआ है उससे एक सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल पाता था, और ये अपने आप में एक बड़ा विषय था केंद्र सरकार के कर्मचारियों का और एनपीएस में जुड़े सभी कर्मचारियों का। इसीलिए एक मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 रुपीज पर मंथ, वो इसमें यूपीएस में थर्ड पिलर ये रखा गया।
इसके साथ आगे वाले पॉइंट को जोड़ के करेंगे तो अगर डीएनएस रिलीफ यानी महंगाई से रिलेटेड रिलीफ जो मिलेगी तो वो आज की तारीख में होते होते करीब करीब 15,000 रुपए पर मंथ हो जाती है, विच इज अ सब्सटैंशियल रिलीफ पार्ट ऑफ दिस एंटायर पेंशन सिस्टम। फोर्थ पिलर है इन्फ्लेशन के साथ इंडेक्सेशन। जैसे केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज के लिए सैलरी में डीएनएस अलाउंस होता है, उसी पैटर्न पे जो इंडेक्स है, सेम इंडेक्स को यूज करके ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इसको यूज करके अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के तीनों जो आपने पिछले पेज पे तीनों पिलर्स देखे, अश्योर्ड पेंशन, अश्योर्ड फैमिली पेंशन और अश्योर्ड मिनिमम पेंशन, इन तीनों के ऊपर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन डीएनएस रिलीफ के बेसिस पे मिलेगा। डीआर, डीए की जगह डीआर, डीएनएस रिलीफ। पांचवा पिलर है इस स्कीम का लंप सम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन इन एडिशन टू ग्रेचुइटी। ये एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी एक रिलीफ मिलेगी। जब सुपर एन्युएशन होता है तो उसके बाद में इंसान अपनी लाइफ को प्लानिंग जिस तरह से करना चाहिए तब कई बड़े खर्चे आते हैं, इसलिए ये लंप सम एक अमाउंट तय किया गया। यह है कि हर 6 महीने की सर्विस के लिए मंथली इमोल्यूमेंट्स विच मीन्स पे एंड डीए कंबाइंड, उसका 10% अमाउंट। तो ये एक अपने आप में सब्सटैंशियल एक अमाउंट रह जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी का 30 इयर्स की सेवा है तो उसमें करीब करीब 6 महीने की सैलरी, सोमनाथन साहब दैट्स करेक्ट ना, करीब करीब 6, तो उसको 6 महीने की इमोल्यूमेंट्स जो उसकी रहेगी पे प्लस डीए मिला के, वो एक लमसम अमाउंट की तरह मिलेगा। ये 5 पिलर्स को लेके आज यूनिफाइड पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉयज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। यूपीएस पर पलटवार करते विपक्षी आरजेडी के नेता मनोज झा ने बड़ा सवाल कर डाला कि हमारी मांग तो पुरानी पेंशन बहाली थी, तो आखिर ये नई यूपीएस पेंशन स्कीम क्यों लाई गई? आखिर इससे हमें क्या फ़ायदा है? हमारी मांग है, हमारी मांग थी पुरानी पेंशन स्कीम। हमारी मांग थी, हमारी मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम। अभी इस पेंशन स्कीम का जिसका इन्होंने कल जिसकी घोषणा की है उसके फाइन प्रिंट्स देखने हैं हमें। वो ओल्ड पेंशन स्कीम से कितना विलग है, कितना मिलता जुलता है, क्योंकि डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम की थी। दूसरी कुछ चीज सवाल जो परेशान कर रही है लेंथ ऑफ सर्विस को लेकर के, उसमें क्या है कि SC ST OBC में एज रिलैक्सेशन की वजह से लेंथ ऑफ सर्विस अक्सर कम हो जाती है। इसके लिए सरकार किस तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं, नहीं तो नुकसान होगा। मैं समझता हूं भी हम सबको इंतजार करना चाहिए फौरी तौर पर प्रतिक्रिया देने से पूर्व कि ये कितनी समग्रता में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है या पूरा करने से विफल रहता है। इतना विशाल देश जहां बड़ी से बड़ी आपदा में, बड़े से बड़े मुश्किल दौर में जनगणना नहीं रुकी। और रही बात जातिगत जनगणना की, इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, एक कॉलम जोड़ना है और उस कॉलम के आधार पर आपको हकीकत समाज की सामने आ जाएगी, कौन कहां लगातार बैठा हुआ है और किसके बैठने की जगह नहीं है। अगर ये हम नहीं हासिल करना चाहते तो जाहिर तौर पर हम उसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं कि 2.5, 3, 4% लोग 96% की तकदीर का लगातार फैसला